तो हमको जाना ही नहीं है। क्लियर। अब जब हम इतिहास को देखते हैं तो पहली चीज हम देखो, एक हमने बात सुनी है कई फिल्मों में भी कही, इंसान पहले क्या था? आदि मानव। लेकिन आदि मानव का युग क्या है? इतिहास। आज का मानव क्या आदि मानव है? नहीं। ये बात अलग है, लक्षण जरूर है उसमें, कुछ ना कुछ लक्षण है मनुष्य में, है ना, कह सकते हैं हम। तो इतिहास के 3 भाग हैं, बिल्कुल आराम से देखना, मैं लिखवाऊं तब लिखना, है ना। जैसे कथा चलती है, कथा में सब लोग बोलते हैं, सब सुनते हैं बड़े ध्यान से, महाराज जी कथा देते रहते हैं, तो बस आराम से कथा का आनंद लो और आनंद लेके सीखो और घर अपने जीवन में उतार लो। क्लियर। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भाग। इतिहास के कितने भाग हैं? 3। और इतिहास में भी मुख्य तरह, तुम कौन से देश में रह रहे हो? भारत में। युगांडा, केन्या, अफ्रीका के तो हो नहीं हो ना, कहाँ के हो? भारत के। तो कहाँ का इतिहास मेन पढ़ना है? भारत का इतिहास। तो इतिहास जो है भारत का है, भारतीय इतिहास, उसे 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। पहला भाग है प्राचीन भारत। पहला भाग कौन सा? प्राचीन भारत। क्लियर। प्राचीन भारत। दूसरा भाग है मध्य भारत। दूसरा भाग मध्य भारत। और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। तीसरा भाग कौन सा? आधुनिक भारत। अब मेरी बात को बहुत आराम से सुनना। आदि मानव ने आग जलाई, हाँ या ना? पहिया बनाया, खेती की, पशुओं को मारने के लिए पत्थर के नुकीले हथियार बनाए, हाँ या ना? लेकिन उसने कोई चीज लिखी क्या? लिखी क्या? लेकिन उसने क्या बनाए? चित्र। क्या बनाए? चित्र। लेकिन उसने कोई चीज लिखी क्या? क्या आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ये फाइनल में बाहर हो गया, ऐसा कोई इतिहास है क्या तुम्हारे पास लिखा हुआ? नहीं है ना। तो आदि मानव काल में क्या लेखन की कला का विकास हो गया? क्या नहीं हुआ? तो इतिहास का वो क्षेत्र जहां के हमें कोई भी लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुए, कोई भी लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुए, उस इतिहास को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। देखो, काल महाभारत में आता था, मैं काल हूं। काल मतलब समय, काल का मतलब समय। इतिहास का वो काल जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। अच्छा बताओ, अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कैसे पता? किसमें लिखा है? महाभारत में। तो महाभारत का इतिहास है आपके पास, तो आपको पता है किसके बीच युद्ध हुआ था? कौरव। कैसे पता? महाभारत। और महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। तो जानकारी है ना। लेकिन क्या आदि मानव के बारे में लिखा कि आदि मानव को नाचना गाना पसंद था? लिखा गया उसको? क्या आदि मानव मनोरंजन के लिए स्विमिंग करता था, या क्रिकेट फुटबॉल खेलता था, या आदि मानव को गाने सुनना पसंद था? ऐसा लिखा क्या? नहीं लिखा। तो इतिहास का जो कालखंड जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल। जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। अब मेरी बात सुनना। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। पूरा ध्यान बोर्ड पर, रणवीर का पूरी यही है और कहीं भी नहीं है, बोर्ड पे, मतलब ये लिख रहा हूं, ये है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित प्रमाण होने के बावजूद, लिखित प्रमाण होने के बावजूद जिसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। अब देखो, 2 चीजें। एक तो वो इतिहास का वो समय जिसका क्या नहीं है? लिखित प्रमाण। तो इतिहास का वो समय जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, वो क्या है? प्रागैतिहासिक। बोलो जरा, प्रागैतिहासिक। बोलो जरा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब वो समय जिसका क्या नहीं है? लिखित प्रमाण। वो समय जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक। इतिहास का वो समय जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक।
इतिहास का वो समय जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक। अब दूसरी, लिखित प्रमाण है लेकिन उसके बावजूद पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक। लिखित प्रमाण के बावजूद पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक। लिखित प्रमाण के बावजूद पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक। और लिखित प्रमाण नहीं है तो प्रागैतिहासिक। लिखित प्रमाण नहीं है तो प्रागैतिहासिक। लिखित प्रमाण नहीं है तो प्रागैतिहासिक। और लिखित प्रमाण के बाद भी पढ़ा ना जा सका तो आदि ऐतिहासिक। समझ गए? अब इतिहास में सबसे पहला जो युग है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उस काल को बोलते हैं पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण। मैंने अभी बताया काल का मतलब समय, और हिंदी के पर्यायवाची में पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का समय। किसका समय? पत्थरों का समय। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3। इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3। कौन सा? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, है ना। आधुनिक इतिहास, और हम भारत का पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत। मध्य का पढ़ रहे हैं, मध्य भारत। प्राचीन का पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत। अब इसके भी 3 भाग। पहला पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल मैं लिखवाऊंगा आपको, पहले आप देख लें। फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा भाग नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब बिल्कुल मेरी बात सुनना। पहले इंसान आदि मानव था, कुछ आज भी है और कुछ कल भी रहेंगे। आज खाना बना, कोई चीज गर्म करनी, फट से गैस पे गर्म कर लो। किस पे गर्म कर लो? गैस पे। पुराने जमाने में चूल्हे थे, पुराने जमाने के चूल्हे। लेकिन आदि मानव काल में, जब आदि मानव खाना बदोश था, खाना बदोश क्यों बोलते हैं? खाने की तलाश में कभी यहां कभी वहां। क्या उसका कोई स्थायी निवास था? नहीं। क्या आपका स्थायी निवास है? तो मतलब आदि मानव नहीं हो आप। ये आपके लिए खुशी की बात है। क्यों? क्यों आदि मानव नहीं हो? अरे बोलो यार, स्थायी निवास है। आपको पता है मेरे को यहां से चल के कहां जाना है? घर। क्लियर? अपने घर, अपने घर से दूसरे घर नहीं जाना अपने। तो आपका स्थायी निवास है, हाँ या ना? तो लेकिन आदि मानव तो बेचारा खाना बदोश था, क्या उसका कोई स्थायी निवास था? नहीं। तो पाषाण काल के 3 भागे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। और इसके अंतर्गत हमें 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी और हमसे क्वेश्चन पूछता है। एक, आग का आविष्कार। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार। बस ये 3 आविष्कारों पे आपके पाषाण काल समाप्त हो जाएंगे। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, और तीसरा कृषि। तीसरा क्या? कृषि। बस, और पाषाण काल समाप्त। आदि मानव पहले पका हुआ भोजन खाता था या कच्चा? कच्चा, कच्चा पक्का भोजन खाता था। लेकिन एक समय उसे जंगल में आग लगी होगी और उसका छोड़ा हुआ मांस पक गया होगा, उसने पका हुआ खाया होगा, तो उसे टेस्टी लगा होगा, हाँ या ना? तो उसे लगा कि नहीं यार, इसको कैसे खाना चाहिए? पका के खाना चाहिए। अब पका तो आग में था, क्या उसे उस समय आग जलाने का ज्ञान था? नहीं। 2 पत्थरों को रगड़ने से उसने देखा चिंगारी निकलती और इससे क्या लगती है? आग। तो उसने किसका आविष्कार किया? आग। और जब हम देखते हैं आग का आविष्कार, तो पाषाण काल में आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। अगर आपको ए से जेड तक एबीसीडी सीखनी है तो शुरुआत ए से करोगे या जेड से? ए से। और फिर कहां तक जाओगे? जेड तक, हाँ या ना? शुरुआत एकदम होती है, एक साथ होती है? एकदम होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है कि एक पूरी तेज होती है? धीरे धीरे। तो पहले आग का आविष्कार हुआ, लेकिन कौन से काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। जब आग का आविष्कार हो गया तो अब बताओ, आदि मानव कच्चा खाना खाता था या पका हुआ? पका हुआ, क्योंकि किसका आविष्कार हो गया? आग का।
जब पका हुआ खाना खाया होगा तो उसका दिमाग धीरे धीरे चलने लगा होगा, हाँ या ना? धीरे धीरे क्या करने लगा? चलने लगा। तो धीरे धीरे किसका आविष्कार किया? पहिए का। और क्या करने लगा? कृषि। तो नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। और क्या करने लगा? कृषि। तो पहिया और कृषि नव पाषाण काल, पहिया और कृषि नव पाषाण काल। आग पूरा पाषाण, आग पूरा पाषाण। आग जला देती पूरे शरीर को, नहीं जलाती? आप आग में बैठो आधा घंटा, हो सकता है आपके शरीर के किसी हिस्से को छोड़ दे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो आग पूरा जला देती है ना, तो आग पूरा पाषाण काल, आग पूरा पाषाण काल, आग पूरा पाषाण। एक बार गाड़ी का पहिया खराब हो गया तो पहिया कैसा लेना पड़ेगा? नया। तो पहिया नव पाषाण काल, पहिया नव पाषाण काल, पहिया नव पाषाण। एक बार सोयाबीन लगा दी तो क्या अगली बार नहीं लगानी पड़ेगी? क्या बीज चेंज करना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा? तो पहिया कृषि भी नव पाषाण काल, कृषि भी नव पाषाण काल, पहिया भी नव पाषाण, लेकिन आग पूरा पाषाण काल, आग पूरा पाषाण काल। क्लियर बात? लिख लो, ये खत्म हो गया आपका पाषाण काल। इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ सर हथियार, अरे भैया बस, क्या तुम वापस मारने जाओगे क्या? आपके लिए नहीं है, 3 चीजें हैं आपके लिए, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। लिखो, लिखना। इतिहास को, भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों के नाम लिख लो, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। तीनों के नाम लिख लीजिए, या ऐसे ही कॉलम बना लीजिए, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया वो ये लिख लो, उसी के नीचे। अगर जिसने ये लिख लिया कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, उसके बाद लिखना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं हो, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं हो, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं हो, इतिहास के उस समय को, इतिहास के उस समय को प्रागैतिहासिक काल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतिहास के उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास के उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नंबर 2 लिखना उसके नीचे, आद्य ऐतिहासिक काल। अगर कोई इंग्लिश वाला है तो बोल दूं, प्रागैतिहासिक काल को बोला जाता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, है ना? क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और इसको बोला जाता है हाफ हिस्टोरिकल पीरियड। ऊपर वाला प्री हिस्टोरिकल पीरियड और नीचे वाला हाफ हिस्टोरिकल पीरियड, हाफ हिस्टोरिकल पीरियड। लिखित प्रमाण होने के बावजूद, लिखित प्रमाण होने के बावजूद जिसे पढ़ा नहीं जा सका, इतिहास का वो समय आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का वो समय आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। फिर लिखना, पाषाण काल को, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखना पुरा पाषाण काल, और पुरा में क्या जली थी? आग। सामने लिख देना अग्नि का आविष्कार या आग का आविष्कार। पुरा पाषाण काल और सामने लिख देना आग का आविष्कार। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल।
और नंबर 3 नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के सामने लिख देना पहिए का आविष्कार और कृषि। पहिए का आविष्कार और कृषि। पहिए का आविष्कार और कृषि। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार और कृषि। तो क्या क्या सीखा? फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करना है। इतिहास का वो समय है जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक। लिखित प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिया नवपाषाण काल, कृषि नवपाषाण काल, पत्थरों का युग पाषाण काल, पत्थरों का युग पाषाण काल। समझ गए? चलिए, अब पाषाण युग के बाद, पाषाण काल के बाद हमें इतिहास में आगे पढ़ना होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या आपने किसी नदी का नाम सिंधु सुना है? क्या सुना है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा बताओ, एक उपनाम है, किसे संतरा नगरी कहा जाता है? भारत में संतरे कहां ज्यादा होते हैं? नासिक में तो प्याज होता है। नागपुर को कौन सी सिटी बोला जाता है? ऑरेंज सिटी। तो नागपुर के क्या हर घर की छत पे क्या उसके झाड़ है क्या संतरे के? नहीं है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां संतरे का उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी प्रकार से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जब इस खुदाई में सभ्यता के प्रमाण मिले तो अधिकांश नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर मिले। सिंधु और उसकी सहायक नदी। उज्जैन कौन सी नदी के तट पे बसा? शिप्रा। आपको पता है शिप्रा आगे जाके किसमें मिलती है? चंबल में। चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में। जिसको भी राम घाट से आप बहाओगे गंगा में मिलने की पूरी श्योरिटी है। शिप्रा मिलेगी चंबल में, चंबल मिलेगी यमुना में, और यमुना मिलेगी गंगा में। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे अधिकांश नगर मिले खुदाई में। इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। सर, इस सिंधु और उसकी सहायक नदियां देखो, सिंधु एक मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियों में हमें देखनी पड़ती है झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और इसी में शामिल है क्या? व्यास। ये सारी सहायक नदियां हैं। ऐसे तो व्यास मिलती है सतलज में, पर इसे कौन सी नदी तंत्र का हिस्सा माना जाता है? सिंधु। तो सिंधु सभ्यता के ज्यादातर अवशेष कौन सी नदी के किनारे मिले? सिंधु या उसकी सहायक नदी। और अवशेष मिले होंगे मतलब कि ये सभ्यता जो है किसी कारण से जब समाप्त हुई, एक सभ्यता समाप्त होगी उसके बाद क्या होगा? दूसरी सभ्यता पनपेगी। तो कोई सभ्यता दबी है अंदर, अगर वो दब गई है तो कैसे पता चलेगा? खुदाई से। लॉर्ड डलहौजी नाम सुना है आपने? किसका? लॉर्ड। स्कूल में आपको एक 10th पास करके जो आए उनको तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, क्या? हड़प नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में लौह पथ गामिनी बिछाई जा रही थी, मतलब रेल व्यवस्था का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और रेलवे लाइन बिछाते समय हमें खुदाई में जिस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए उसी सभ्यता को कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। रेलवे लाइन बिछाते समय जिस सभ्यता के अवशेष मिले वो सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब प्रमुख क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे? ये सभ्यता कैसी थी? तो बताओ। सभ्यता में जो नगर होते हैं, है ना,
क्या नगर व्यक्तियों से समृद्ध होता है कि व्यक्तियों के बिना समृद्ध होता है? व्यक्तियों से। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या नगर संपन्न होगा? तुम्हारे घर में तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारा घर साफ सुथरा रहेगा? लाइट जलेगी? जलेगी? कचरा रहेगा या साफ सुथरा रहेगा? कचरा रहेगा, धूल जम जाएगी। तो कहने का मतलब ये सभ्यता कैसी थी, तो हम पढ़ेंगे सभ्यता नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय। आज नगर के हम बात करें, अच्छी सड़कें किसका उदाहरण है? नगर का। अच्छी सड़कें किसका उदाहरण है? नगर का। वाईफाई कनेक्टिविटी भाई साहब किसका उदाहरण है? नगर का। नगर में ज्यादा सुविधाएं देखने को मिल रही है या गांव में? नगर में है। घूमने के लिए पार्क है। सर गांव में हमारा खेत है। अब तुम्हारे खेत में कितने लोग पिकनिक बना रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो भैया हमारे यहाँ पार्क है, घूमने फिरने के लिए सुविधाएं, तालाब बनवाया, विक्रम यूनिवर्सिटी का कीर्ति मंदिर है, विक्रम वाटिका को तोड़ के नया बना दिया, घंटे बैठे रहो वहां, हाँ या ना? तो शहर में ऐसा माना जाता है सुविधाएं क्या ज्यादा। पहले गांव में क्या पक्की सड़कें होती थी? नहीं होती। और आज से 4,500 साल पहले, 4,500 साल पहले ऐसी सभ्यता जिसकी सड़कें क्या थी? पक्की। घर क्या थे? पक्के। आज भी मैं कह दूं भारत के कई गांवों में कच्चे घर है, आया ना? लेकिन इस सभ्यता में मकान कैसे थे? पक्के। तो पक्के मकान, पक्की सड़कें, ये बताओ नगर का प्रमाण होगा या गांव का? नगर का। तो हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय। अरे कैसे कह दिया नगरीय थी? बोलो कैसे कह रहे हो नगरीय थे? पक्की ईंटों के क्या मिले? मकान और सड़कें, जो किसका प्रमाण है? नगर का। दूसरी चीज परिवार। अच्छा समाज में रहते हो ना, क्या समाज से बाहर रहते हो? समाज में रहते हो? समाज से बाहर तो नहीं रहते? समाज में रहते हो। सर कैसे पता चले कि हम समाज में रहते हो? जब परिवार में कोई खुशी का समय हो, आसपास लोग आए आपके यहाँ खाना खाने, तो वो समाज के लोग हैं। किसके लोग हैं? समाज। अगर कोई निपट जाए, कोई चला जाए और आसपास लोग आ जाए, कार्य 50-60 लोग साथ में हो, तो किसके लोग हैं? समाज के। आगे बात। और कोई नहीं आया मतलब क्या हो? समाज से बाहर हो। तो कहने का मतलब समाज किससे मिलके बनता है? एक व्यक्ति से या परिवार से? परिवारों का समूह क्या कहलाता है? समाज। परिवारों का समूह क्या कहलाता है? समाज। एक परिवार या बहुत सारे परिवार? बहुत सारे परिवार। अरे बहुत सारे परिवारों को मिला दो तो क्या बनेगा? समाज। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। साहब परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक। परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक। अरे मात्र सत्तात्मक मतलब सत्ता किसके हाथ में थी? महिलाओं के। किसके हाथ में थी? महिलाओं। घर पे किसका शासन चलता था? महिलाओं का। खुले रूप से किसका शासन था? महिलाओं का। अब इतिहास में ये तो नहीं लिखा, पर हो सकता है इस दौर में महिलाओं ने पुरुषों पर इतने अत्याचार किए हों कि पुरुषों ने उन्हें दूसरी बार शासन करने का मौका नहीं दिया। मजाक की बात है। तो घर में किसकी चलती थी? महिलाओं की। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी। परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक। परिवार कैसा था? मात्र सत्तात्मक। क्लियर बात। दूसरी चीज, जब हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो हमें एक नगर का नाम देखने को मिलता है। इसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। हाँ वो जोदारो वगैरह ठीक है, मुझे पता है तुम ऋतिक रोशन की फैन हो, जो भी हो, पर ये पिक्चर थोड़ी है बेटा। उसमें एक लाइन भी आई थी, इस पिक्चर के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका नाम मिलना जुलना मात्र क्या है? संयोग। क्या है? संयोग। तो भैया मोहनजोदड़ो, और इसे कहते हैं मुर्दों का टीला। क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। इसे ही कहा जाता है सिंध का बाग। सिंध का बाग। किसका बाग? सिंध का। अरे सर बाग का मतलब, बाग मतलब बगीचा। सिंध का बाग। मेरी बात सुनना, पाकिस्तान का जो आज क्षेत्र है, किसका क्षेत्र? पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र को कहा गया सिंध। क्या गया? सिंध। और ये मोहनजोदड़ो कहां पे आता है? पाकिस्तान में। कहां पे आता है? पाकिस्तान। भारत में नहीं है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इसे मुर्दों का टीला कहा गया, इसे कहा गया सिंध का बाग, और मैंने कहा ये कहां पर है? पाकिस्तान। कापों का टीला। तो हमने कहा मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु, हड़प्पा, रावी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रद्रोह, सिंधु। चंद्रद्रोह, सिंधु। और सिंधु क्या है? नदी। और सिंधु और उसकी अधिकांश नदियों के किनारे जब नगर मिले तो सभ्यता का नाम क्या दे दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता। किसकी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। 1-2 हजार साल बाद जब हम भी समाप्त हो जाएंगे, हमारी आधुनिक सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर नई सभ्यता का जन्म होगा, उज्जैन में कोई नव निर्माण होगा, खुदाई होगी। खुदाई होगी तो अभी निकलेगी, एक बोर्ड निकलेगा, विक्रम वाटिका। आया ना? कैसे पता चलेगा? खुदाई से। फिर पता चलेगा कि ये अवंतिका सभ्यता थी, और अवंतिका सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? शिप्रा के किनारे। कौन सी किनारे? शिप्रा। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, 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 चंद्रद्रोह, सिंधु। अब बहुत आराम से सुनना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। लेकिन जिस नगर की खुदाई सबसे पहले बताओ भैया कौन सा नगर? हड़प्पा। सबसे पहले खुदाई, सबसे पहले खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा। हड़प्पा किस देश में? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ये हड़प्पा है कौन सी नदी के किनारे? रावी। हड़प्पा, रावी। फिर शुरू करो। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिला पहला नगर हड़प्पा। किस देश में? पाकिस्तान। नदी कौन सी? रावी। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। किस देश में? पाकिस्तान। नदी कौन सी? सिंधु। नदी कौन सी? सिंधु। सर हमारे देश में कुछ है या नहीं? हमारे देश में भी बहुत सारे नगर है। कौन सी सभ्यता के? सिंधु सभ्यता। अगर मैं प्रमुख प्रमुख नगर की बात करूं तो आओ पधारो हमारे देश। कहां ले जाऊं? राजस्थान। और राजस्थान में है कालीबंगा। राजस्थान में कहां पे? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर? राजस्थान। कालीबंगा कहां पर? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। कालीबंगा के बाद मैं फाफड़ा जलेबी खाऊं छू। बोलो गुजरात। जेठालाल बन के कहां जाओ? गुजरात। और गुजरात में है लोथल। गुजरात में क्या? लोथल। गुजरात में लोथल। गुजरात में लोथल। इसके अनुसार इसके बाद अगर मैं पंजाब में देखूं तो पंजाब में है रोपड़। पंजाब में रोपड़। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात में लोथल। लेकिन इस गुजरात में एक और जगह है, इसका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। अब मेरी बात सुनो, पेरिस गए हो कभी? तो जाओ और क्या, घूमो फिरो। ये पेरिस किसकी राजधानी रहा है? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इस पेरिस में घुसते ही दो गली छोड़ के, जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरोगे ना, वहां दो गली छोड़ के एक हेडक्वार्टर है। क्या? एक हेडक्वार्टर। जैसे उज्जैन उतरते हो, उतर के बाहर आते हो, सामने दिखता है भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज। क्या दिखता है? भारतीय। वैसे ही पेरिस रेलवे स्टेशन पे जब तुम बाहर आओगे, उतरोगे भविष्य में, तो सामने दिखेगा यूनेस्को। क्या देखने को मिला? यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर? पेरिस। और पेरिस राजधानी किसकी? फ्रांस की। और ये जो यूनेस्को है ना, ये हर बार घोषित करता है। क्या करता है? घोषित। और ये घोषित करता है विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल। इसने भारत के 40
स्थल घोषित किए हैं, कितने? 40। और 40वां स्थल जो घोषित किया है वो कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। अब मेरी बात सुनना आज के लिए, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ कौन सी नदी? सतलज। 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 क्लियर बात? सर कालीबंगा, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी? घग्गर नदी। लेकिन रोपड़ कौन सी नदी? सतलज। कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा। अब देखो 3 स्थान तो मैंने बताए कौन से देश के? पाकिस्तान। और 3 स्थान अभी बताए भारत। अच्छा फिर स्टार्ट करो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी? सिंधु। हड़प्पा रावी। चंदहुदड़ो सिंधु। कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। लिखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता।